हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर अस्थमा के बारे में। यानी आप ये जानते हो अस्थमा क्या होता है, यानी जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको अपन अस्थमा बोलते हैं। ये अस्थमा क्या है, यानी हर किसी को अपन यानी जैसे 10 में से 7-8 लोगों को देखने को मिलता है कि सबके यानी अस्थमा की ये प्रॉब्लम रहती है। अस्थमा यानी अपनी बॉडी के अंदर जो भी सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, जिसकी अपन बोलते हैं यानी अपने नाक से लेके जो फेफड़े तक जो भी नलियाँ जाती है, वाइट पाइप जाती है, जिनको वाइट लाइन बोलते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम होने को अस्थमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखा जाए तो अस्थमा क्या है, मैक्सिमम 30 से 40 ईयर की जो भी 30 से 40 ईयर यानी 30 से जो भी 40 ईयर के लोग होते हैं उनके अंदर होता है। लेकिन अब क्या है, आजकल क्या होने लगा, छोटे बच्चों को भी अस्थमा का प्रॉब्लम होने लग गई। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी क्या अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग गई। इसका मेन रीजन है, यानी जो इसका मेन रीजन है अस्थमा का, वो है एलर्जी। यानी जो अस्थमा है उसका मेन रीजन क्या है, एलर्जी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, यानी जो अपनी बॉडी होती है वो कई पदार्थों के लिए एजेंट एलर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी अपनी जो बॉडी है वो कई पदार्थों के लिए क्या करती है, एजेंट एलर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह रिएक्ट करने लग जाती है। यानी एजेंट एलर्जी रिएक्ट करने लग जाती है किसके लिए, किसके अगेंस्ट में, अस्थमा के। यानी ये अस्थमा किस कारण से हो रहा है, कौन सी एलर्जी के कारण अस्थमा हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट में काम करने लग जाती है, यानी रिएक्ट करने लग जाती है अपनी बॉडी की। अस्थमा इस वजह से हो रहा है और अब आपने को पता भी नहीं चलता कि अस्थमा किस वजह से होता है। उसका मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर आगे बताऊंगा कि अपने को कैसे पता चलेगी अपना अस्थमा किस कारण हो रहा है, कौन सी एलर्जी के कारण अपनी बॉडी के अंदर यानी जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम आई वो किस एलर्जी के कारण हुई, यानी किस चीज के वजह से हुई है। हो सकता है कि वो एलर्जी आपको धूल से हो, ठीक है, धूल से हो, डस्ट से हो, या फिर कोई जानवरों से, किसी को जानवरों से भी एलर्जी होती है, किसी को कि जानवरों से भी एलर्जी होने लग जाती है, किसी को फूलों से भी एलर्जी है, और कुछ एलर्जी खाने की चीज़ों से भी हो सकती है। यानी कुछ एलर्जी किससे हो सकती है, खाने की चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे टमाटर हुए, अंडे हुए, ये जो भी किसी को वेजिटेबल है, कईयों को सूट नहीं करती कोई सब्जी, ऐसे उससे भी एलर्जी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ एलर्जी का क्या कारण हो सकता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो एलर्जी, यानी अपनी बॉडी में जो एलर्जी होती है उसका क्या कारण हो सकता है। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या उसको रेस्पॉन्स देती है, जो एलर्जी हो जाती है ना उसको क्या है बॉडी यानी रेस्पॉन्स देती है, जिसे हम एक प्रकार का अस्थमा अटैक भी बोलते हैं, जिसको अपन एक प्रकार का अस्थमा अटैक भी बोलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, जो अस्थमा का जो भी पेशेंट होता है उसको जब उसको अस्थमा का अटैक आता है तो क्या होता है, उसको जब अस्थमा का अटैक आता है तो उसको एक हल्की सी सीटी सुनाई देती है, यानी हल्की सी सीटी सुनाई देती है। आपने भी कभी अपने घर में या किसी को अस्थमा हो रहा हो तो जब उसके थोड़ा भी अटैक आएगा तो अस्थमा जब उसको सांस उठेगा जोर से तो उसको क्या एक सीटी सुनाई देती है। इस तरह से उसको सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, यानी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ये सब क्यों होता है, यानी ये सब इन सब का होने का क्या कारण है यहाँ पे। सो फ्रेंड, जो अपने नाक होता है, यानी अपनी जो नाक से जाने वाली जो भी वाइंड पाइप होती है, जो फेफड़े तक यानी हवा वाली जो नलियाँ होती है, यानी जो एयर वाली नलियाँ होती है, वो वहाँ तक ले जाने का काम होता है। यानी वो क्या हो जाती है, सकड़ी हो जाती है। यानी वो जो वाइंड पाइप लाइन होती है वो क्या सकड़ी हो जाती है और वह कई जगह पे जाम हो जाती है, यानी कई बार जाम भी हो जाती है। यानी एक तो यानी अपनी जो वाइंड लाइन पाइप होती है वो क्या सिकड़ी हुई यानी सिकड़ जाती है। पहले तो क्या दूर रहती है, जिससे क्या एयर जल्दी आती है, नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके तो, और जिसके अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी क्या सिकुड़ जाएगी और एकदम जाम भी हो जाएगी कई बार। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उनकी जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है वाइंड लाइन पाइप का, और जिसके कारण वह पेशेंट क्या सांस नहीं ले पाता है और उसको यानी बार बार कंडीशन यानी सांस लेने में प्रॉब्लम कंडीशन हो जाती है और बार बार उसको अस्थमा का अटैक आता है। हाँ दोस्तों, तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए कि उसको बार बार अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो अब इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो भी उसके एलर्जी यानी उसको आपको यानी जो ये एलर्जी है इसमें सबसे पहले आपका ही काम है, यानी आपको ही पता करना है कि आपको एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। यानी आपको ही समझना होगा कि आपको एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, उस एलर्जी वाली चीज़ से आपको बचना होगा। यानी आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को खाने को कौन सी चीज़ से एलर्जी हो रही है, किसी को क्या पता धूल के कणों से एलर्जी है। यानी आपको ही समझना होगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। और यानी अब इसमें क्या है, इसमें जो मेडिकेशन होता है, यानी इसमें जो मेडिकेशन दी जाती है, यानी मेडिकेशन के अंदर जो वाइंड पाइप को क्लियर किया जा सकता है। यानी जो भी अपने अस्थमा हो रहा है तो वो जो मेडिकेशन देंगे उससे क्या होगा, जो वाइंड पाइप जो अपने सांस लेने की नलियाँ होती है जो फेफड़े तक पहुंचती है उनको क्या क्लियर किया जाता है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे दिल में दर्द होना, हार्ट पेन होना,
और बेहोशी होना, यानी बार बार बेहोश होना, सांस लेने में कठिनाई होना, और एक मेन और है कंफ्यूजन में रहना। यानी वो आदमी क्या है, वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है, यानी उसको हमेशा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखता है। आप ऐसे मान लो। अब अपन यहाँ बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी जो अस्थमा का पेशेंट है उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। बंद पड़ी जो नाक की नलियां होती है उनको क्या खोला जाता है। जो अपनी बंद पड़ी जो नाक की नलियां होती है, जो अस्थमा का पेशेंट होगा उसकी बंद हो ही जाती है, यानी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बंद ही पड़ी है, तो उसको क्या उनकी नलियों को खोला जाता है। मतलब जो फेफड़े की नलिकाएं होती है उनको खोला जाता है। अगर फिर भी कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, फिर भी अगर उस अस्थमा के वाले पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो नेबुलाइज किया जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में कि नेबुलाइज, यानी कोई पेशेंट आते हैं बस, यानी आईपीडी वाले पेशेंट आते हैं, यानी बस आएंगे और उनको बस एक ही काम होता है, अस्थमा का पेशेंट है तो उसको क्या करना पड़ता है, यानी बस नेबुलाइज किया जाता है। यानी उसको भाप दी जाती है, एक मशीन आती है भाप देने वाली जो अपने नाक पे लगाई जाती है, जिससे क्या जो भी अस्थमा का पेशेंट होगा उसको रिलीफ मिल जाता है, उसको सांस आने लग जाता है अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, जो वो नेबुलाइज किया जाता है हो सकता है उसके अंदर क्या एस्टेलिन, जिसका मतलब है साल्बुमेटोल, ये वाला उसको सॉल्यूशन दिया जा रहा है उस अस्थमा के अंदर, यानी जो उसको नेबुलाइज किया जा रहा है। तो उसके अंदर कौन सी मेडिकेशन, यानी जो अपन वो जो भाप उठती है जिसके अंदर अपन वो नेबुलाइज वाली जो मशीन होती है उसके अंदर एस्टेलिन जो सॉल्यूशन होता है, जिसका मतलब है साल्बुमेटोल, वो दिया जा सकता है। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पर यानी जो अपन अस्थमा का पता किससे कैसे करेंगे, यहाँ पर अपना अस्थमा हो रहा है वो किस एलर्जी के कारण होता है, तो इसका पता अपन एलर्जी का पता करने के लिए अपन को है ना ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। यानी ब्लड टेस्ट करके भी अपन पता कर सकते हैं कि अपन को किस चीज से एलर्जी हो रही है, उसके बारे में अपन को पता चल जाएगा। और यहाँ पर चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे क्यों किया जाता है? चेस्ट एक्सरे इसलिए किया जाता है कि अपन चेस्ट की स्थिति पता कर सकें, यानी चेस्ट कैसा है, नॉर्मल है या कोई डैमेज हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अस्थमा का पेशेंट है उसको सांस लेने प्रॉब्लम वाली तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो चेस्ट का एक्सरे कर लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि चेस्ट की स्थिति कैसी है। जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको मेनली मेडिकेशन या यूज, यानी उनको मेनली ये मेडिकेशन दी जाती है। एक तो है लेवोसिट्रेजिन, एक है मोनोटेक्रियोकास्ट। ये मेनली 99% अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये यूज में ली जाने वाली मेडिसिन है लेवोसिट्रेजिन और मोनोटेक्रियोकास्ट। ये 99% होते हैं उनके लिए ये वाली मेडिकेशन यूज में ली जाती है जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं। इसका लेने का टाइम क्या है? ओडी होता है, यानी इसका लेने का टाइम क्या रहता है? एक ओडी टाइम रहता है, यानी एक टाइम ली जाती है दिन में एक बार। ये रात, यानी ये गोली दिन में ली जाती है एक बार, और ये रात को सोते टाइम लेते हैं, यानी रात को ली जाती है। और ये यानी इसको लेने का काम ये इसलिए लेते हैं रात को भी कि क्या होता है, ये जब ये गोली ले लेते हैं क्या इससे नींद आती है थोड़ी, यानी नींद आती है तो इससे बढ़िया है आप इसको रात को ही लो। तो रात को लोगे तो बस आराम, आप वैसे भी सोना है तो आप ये गोली ले लोगे तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। यानी अस्थमा, यानी ऐसे तो है नहीं कि पूरा कईयों की क्या पूरा सही हो जाता है, कईयों की सही नहीं हो पाता है, फिर भी इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। यानी ये वाली जो मेडिसिन है उसे रिलीफ मिल जाएगा आपको। अब तो फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा लाइक भी करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि मेरे वीडियो यानी आपको सभी को मिल सके। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको किस कंटेंट, किस टॉपिक के ऊपर कौन सा वीडियो चाहिए, यानी किस तरह के टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए। यानी जैसे मैंने आज अस्थमा का बताया तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसा टॉपिक चाहिए जिसकी आपको जरूरत हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।